यस, सो कल का फटाफट रिवाइज करते हैं। ओके, जर्नल एंट्रीज बेसिक जो है वो हमने स्टार्ट किया था। ओके, हर ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट्स होते हैं? 2 इफेक्ट्स होते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। सो हमने अकाउंट कैसे फॉर्मेट आया अकाउंट का वो देखा था। टी फॉर्म में होता है, कैपिटल टी फॉर्म में अकाउंट होता है, करेक्ट। एंड लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलते हैं? डेबिट साइड। राइट हैंड साइड को बोलते हैं क्रेडिट साइड। एंड अकाउंटिंग इक्वेशन भी देखा था, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, करेक्ट। एंड कैपिटल कैसे डिराइव करते हैं? तो जो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड है बाय द ओनर प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है वो, प्लस रेवेन्यू मतलब इनकम माइनस एक्सपेंसेस माइनस डिविडेंड। डिविडेंड मतलब क्या? जो डिस्ट्रीब्यूट किया है वो, करेक्ट। एंड देन हमने हर ऐसे ट्रांजैक्शंस की लिस्ट देखी थी और उसमें कौन से 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे थे वो देखा था। एंड किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, उसके रूल्स देखे थे, करेक्ट। अकाउंटिंग इक्वेशन के रूल्स। एसेट्स में इंक्रीज हुआ तो डेबिट, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। लायबिलिटीज में इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट एंड लायबिलिटी में डिक्रीज हुआ तो डेबिट। इनकम बढ़ गया तो क्रेडिट, इनकम कम हुआ तो डेबिट। एक्सपेंसेस बढ़ गए तो डेबिट, एक्सपेंसेस कम हुए तो क्रेडिट, करेक्ट। कैपिटल का बताओ, कैपिटल बढ़ गया तो क्रेडिट, कैपिटल कम हुआ तो डेबिट। डेबिट क्या क्या करना है दिया है उन्होंने? डेबिट इंक्रीज इन परचेसेस, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन एसेट्स, ये सब डेबिट करना होता है। इंक्रीज इन सेल्स, इंक्रीज इन रेवेन्यू एंड इनकम, इंक्रीज इन लायबिलिटीज एंड ओनर्स कैपिटल, ये क्या करना है? क्रेडिट करना है, करेक्ट। इलस्ट्रेशन 1 सॉल्व करना है ओरली, ओरली करना है। फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इनटू बाय आर आफ्टर he started his business. Show how various accounts will be affected by these transactions. So आपको ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं जो आर ने एंटर किए हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, एंड आपको वेरियस अकाउंट्स फाइंड आउट करने हैं जो अफेक्ट हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। सो आर स्टार्टेड बिजनेस विथ 5000, ओके, 5000 रुपीज इन 1000 है, मतलब 5000 के आगे और 3 zeros लगाने हैं, तो ये 50 लाख हो रहा है, करेक्ट। तो कौन से 2 अकाउंट्स अफेक्ट हुए? बैंक अकाउंट है कैपिटल, ओके। बड़ी अमाउंट के लिए बैंक अकाउंट यूज करो, ओके। आप सीए बनने वाले हो ना, इनकम टैक्स है आपको इंटरमीडिएट में, छोटे अमाउंट्स के लिए कैश होती है, ओके। 1 डे का विड्रॉवल लिमिट भी है एटीएम को, 10,000 से ज्यादा आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो कैश। सो मैक्सिमम डिजिटल पेमेंट ही होने चाहिए ना, हम ही कैश बोलेंगे तो कैसे होगा? सीए। ही परचेज फर्नीचर फॉर 1200, आगे 30 मतलब हाँ 1 लाख 12 लाख, हाँ। सो कौन से 2 अकाउंट्स फर्नीचर अकाउंट है? बैंक अकाउंट बोलो। पेड सैलरी टू हिज क्लर्क, करेक्ट। सैलरी अकाउंट एंड क्लर्क अकाउंट, करेक्ट। बैंक अकाउंट, करेक्ट। सो देखो क्लर्क क्या आज एबीसी नाम का क्लर्क है? क्लर्क मतलब एम्प्लॉय, कल पीक्यूआर है, परसों XYZ है, तो वो पर्सन, वो एम्प्लॉय का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है हमें। आप सैलरी एम्प्लॉय को पे करते हो बट एम्प्लॉय अकाउंट नहीं डेबिट करते हो, आप सैलरी अकाउंट डेबिट करते हो, एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट करते हो, एम्प्लॉय का अकाउंट डेबिट नहीं करते हैं। पेड रेंट, मैं एक बताती हूँ, रेंट अकाउंट है बैंक, करेक्ट। रिसीव्ड इंटरेस्ट, इनकम है ना आपका, तो कौन से 2 अकाउंट्स? बैंक अकाउंट है इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट भी लिख सकते हो या इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड, ऐसे अलग 2 अकाउंट्स कर सकते हो। एक ही कॉमन अकाउंट रख सकते हो आप, इंटरेस्ट अकाउंट, नहीं तो फिर 2 अकाउंट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट पेड,
ऐसे किया तो 2 अकाउंट्स हो जाएंगे, नहीं तो एक ही अकाउंट में आप कर सकते हो। ऐसे और एक अकाउंट में हम करते हैं डिस्काउंट अकाउंट। ओके, डिस्काउंट अकाउंट एक रख सकते हो, नहीं तो 2 अलग कौन से होंगे, डिस्काउंट अलाउड है, करेक्ट, डिस्काउंट अलाउड एक होगा एंड दूसरा डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, ओके, 2 अकाउंट्स तो आपने पता है, बट कौन सा डेबिट करना है कौन सा क्रेडिट करना है। सो बैंक एसेट है, करेक्ट, बैंक बैलेंस बढ़ गया तो वो डेबिट करना है एंड कैपिटल क्रेडिट करना है, क्योंकि वो क्या है, लायबिलिटी टूवर्ड्स दी ओनर। ओके, तो ये क्रेडिट करना है कैपिटल। शिवांगी समझ में आ रहा है क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट एंट्री होगी ना इसकी। ओके, शिवांगी को हेल्प करना आपका कर्तव्य है कॉमर्स के स्टूडेंट्स का। ओके, वो फर्स्ट टाइम पढ़ रही है एंड आप लास्ट टाइम पढ़ रहे हो। ही परचेज फर्नीचर फॉर ये 12 लाख, तो कौन सा एसेट बढ़ गया, फर्नीचर, एंड कौन सा कम हुआ, बैंक का। तो जो एसेट इंक्रीज है तो डेबिट, एसेट डिक्रीज है तो क्रेडिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है। हाँ, ऐसे ये 2 क्यों लिखते हैं, तो लिखते हैं ऐसे ही, 500 ईयर्स एगो से ऐसे ही चल रहा है ना। सो 2 लिखना है, मतलब 2 से समझता है कि उसको क्रेडिट किया है। ओके, सो यहाँ पर CR नहीं लिखना पड़ता, फिर 2 मतलब ही वो क्रेडिट किया है, एंड डेबिट किया है ये कैसे समझता है, डॉक्टर से, DR से। ओके, नेक्स्ट, पेड सैलरी टू हिज क्लर्क, सैलरी एक्सपेंस है एंड बैंक एसेट है, एक्सपेंस बढ़ गए तो क्या करना है, डेबिट, सो सैलरी अकाउंट डेबिट, एंड बैंक एसेट है, बैंक कम हो गया ना, पेमेंट किया तो एसेट कम हो गया तो क्रेडिट। ओके, ये कुछ अलग रूल सीख रहे हो आप। ओके, 2 डेबिट देना है या क्रेडिट देना है, इसके जो रूल्स है अकाउंटिंग के, वो रूल्स लगाने के 2 अप्रोच है, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरा है मॉडर्न अप्रोच। सो जब मैं 11th में थी तब एक ही अप्रोच था, ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या करते थे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, एंड देन वो गोल्डन रूल्स, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल के लिए, रियल के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड नॉमिनल के लिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ओके, तो ये रूल्स होते थे ट्रेडिशनल अप्रोच। अभी और एक अप्रोच आया, मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में ये जो क्लासिफिकेशन है पर्सनल, रियल, नॉमिनल में, ऐसे नहीं करना है 3 अकाउंट्स में। मॉडर्न अप्रोच में 6 अकाउंट्स में करना है क्लासिफिकेशन। ओके, और वो पेयर्स में याद रखो, 3 पेयर्स, पहली पेयर है एसेट लायबिलिटी, दूसरी पेयर है इनकम है क्या होगा, एक्सपेंस, एंड तीसरी पेयर है, नहीं वो हो गया ना इनकम एक्सपेंस, कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। ओके, शिवांगी ये आगे लिखा हुआ है मॉड्यूल में, तब हम फिर से ये देखने वाले हैं। तो वो 6 क्लासिफिकेशंस हो गए किसमें, मॉडर्न अप्रोच में, एंड ट्रेडिशनल में क्या था, क्लासिफिकेशन 3 ही, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, उसके रूल्स आपको 11th में सिखाए गए। एंड मॉडर्न अप्रोच में 6 क्लासिफिकेशन है, एंड रूल कैसे है, एसेट बढ़ गया तो डेबिट करना है, कम हुआ तो क्रेडिट। एसेट की पेयर कौन थी, लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ गया तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। ओके, ये एक पेयर हुआ। दूसरा पेयर था इनकम एंड एक्सपेंस, इनकम बढ़ गए तो क्रेडिट, कम हुए तो डेबिट, एक्सपेंस बढ़ गए तो डेबिट, कम हुए तो क्रेडिट। एंड तीसरी पेयर कौन थी, कैपिटल ड्रॉइंग्स, कैपिटल बढ़ गया तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। ड्रॉइंग्स बढ़ गए तो डेबिट, कम हुए तो क्रेडिट। ठीक है, ओके, थोड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी देखना पड़ेगा, नहीं तो वो बोलेंगे मैम सिर्फ इनको ही देखते हैं, हमारे तरफ देखते ही नहीं है मैम। ओके, तो बीच में कैमरा के सामने भी मुझे देखना पड़ेगा। तो ये रूल्स है मॉडर्न अप्रोच के, एंड ट्रेडिशनल अप्रोच के लिए रूल्स आपको आते हैं। सो अभी जो हम एंट्री कर रहे हैं जर्नल एंट्री, उसमें आप मॉडर्न अप्रोच के रूल्स लगा रहे हो या ट्रेडिशनल के,
मॉडर्न वाले, करेक्ट। सो सैलरी टू बैंक हो गया। पेड रेंट, रेंट एक्सपेंस है, रेंट बढ़ गया ना, एक्सपेंस बढ़ गया इसलिए डेबिट किया। एंड बैंक एसेट है तो कम हो गया। ओके, जनरली आपको सारा आना चाहिए क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कर रहे हो। जो बंदा सिर्फ बीकॉम कर रहा है ना वो अकाउंटेंट होने वाला है, एंड उसने अकाउंटिंग करेक्ट किया है या नहीं उसका चेकिंग आप करने वाले हो। सो आपके जो अभी फ्रेंड्स है वो जनरल बीकॉम कर रहे हैं, वो आपको कहाँ पे तो मिल जाएंगे 10 साल के बाद, अरे हम एक साथ थे ना कॉलेज में, वो अकाउंटेंट रहेगा, आप वहां पे एज अ ऑडिटर चेकिंग के लिए गए होंगे। ओके, तो उसको नहीं आ रहा है तो ठीक है, वो अकाउंटेंट है एक जगह पे। ओके, एबीसी कंपनी का वो अकाउंटेंट है, बट आप ऑडिटर हो, आपके 100 क्लाइंट्स हैं, तो एबीसी लिमिटेड इज वन ऑफ द क्लाइंट। तो 100 क्लाइंट्स आपके हैं तो 100 क्लाइंट्स के 100 अकाउंटेंट्स को आपको हैंडल करना है एज ऑडिटर। ओके, तो उसको सिर्फ एबीसी लिमिटेड का वो अकाउंटेंट है, उसको एक ही कंपनी का देखना है, आपको 100 कंपनीज का अकाउंटेंट के साथ डील करना है। तो थोड़ा मेथड अलग होगा, कोई अच्छे मार्क्स से पास हुआ है तो अच्छा अकाउंटेंट मिलेगा, कोई उल्टी एंट्री करने वाला भी मिलेगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर ऐसे एंट्री वाला अकाउंटेंट मिलेगा, क्योंकि वो तो टैली वहां पर तो एंट्री होने वाली है। टैली सॉफ्टवेयर में कौन से भी 2 अकाउंट्स उठाओ, एक अकाउंट को डेबिट दो, दूसरे अकाउंट को क्रेडिट दो सेम अमाउंट से 1 लाख 1 लाख, तो एंट्री होगी। टैली सॉफ्टवेयर को पता नहीं है ये रूल्स अकाउंट्स के। सो सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स या सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री उल्टी की है, ये ऑडिटर को समझेगा, वहां पे तो एंट्री हो जाएगी। टैली सॉफ्टवेयर एरर नहीं दिखाता है कि आपने उल्टी एंट्री की है, उसमें एआई नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर उसमें होता तो वो एरर दिखाता ना, ये एंट्री हो ही नहीं सकती एंट्री ऐसे, बट अभी तक एआई नहीं आया है, करेक्ट। सो इसलिए आपको सब कुछ आना चाहिए अकाउंट्स में, तो क्योंकि प्रॉब्लम कैसे होगा, अरे ऑडिटर को भी नहीं आ रहा है, अकाउंटेंट को भी नहीं आ रहा है, अकाउंटेंट आपको पूछ रहा है कि सर आप ऑडिटर हो, आप इसके बारे में बताओ, इसकी एंट्री नहीं आ रही है मुझे, एंड हम वहां पर ऑडिटर आ रहे मुझे भी नहीं आ रही है, उस दिन ना मैं एब्सेंट था एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी नहीं देखे मैंने, तो मुझे भी नहीं आ रहा है। तो कैसे होगा फिर, कैसे दिखेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट है ये, मैं तो सिर्फ बीकॉम हूँ, मुझे नहीं आ रहा है तो ठीक है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है फिर भी इसको एंट्री नहीं आ रही। सो आप अगर दूसरे का अकाउंटिंग चेक करने के लिए जा रहे हो एज अ ऑडिटर, मतलब वो क्या सोच रहा है कि इसको सब अकाउंटिंग, एटलीस्ट 90% अकाउंटिंग आता है इसको, थोड़ा बहुत नहीं आ रहा है तो ठीक है। ओके, सो बेसिक्स तो आपको आने ही चाहिए। रिसीव्ड इंटरेस्ट में क्या हुआ, इनकम बढ़ गया एंड एसेट भी बढ़ गया, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। ओके, सो उन्होंने वैसे ही सब दिया हुआ है, ये मैं ओरली करने के लिए क्यों बोल रही हूँ। ओके, एक पहले ही आपको बताऊं क्या, फिर भी आप सिंसियरली अटेंड करोगे क्लास, मुझे प्रॉमिस करो। हाँ, जर्नल एंट्रीज, लेजर, ये जो 2 यूनिट्स है उसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये बताने के बाद भी आपको सिंसियरली क्लास अटेंड करना है, क्योंकि ये आप लाइफ में लास्ट टाइम कर रहे हो, एंड वहाँ पर ऑडिटर के क्लाइंट के सामने आपका प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, वो पूछेगा, मेरी भी इज्जत जाएगी, कहाँ से सीखा तुमने अकाउंट, साइडी मैम, अरे बाप रे, ऐसे नहीं होना चाहिए क्लाइंट के इधर। सो आपकी इज्जत, मेरी इज्जत, बहुत लोगों की इज्जत इन्वॉल्व है, आपको आंसर नहीं आए क्लाइंट के सामने तो आपको आर्टिकलशिप के लिए इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है, ऐसे ही नहीं लेते, प्रॉपर इंटरव्यू होता है जैसे जॉब के लिए होता है। इंटरव्यू में कुछ एंट्री पूछी और नहीं आई तो हम दोनों की गई इज्जत, ठीक है। सो आपको सब आना चाहिए ये, इसलिए मैं ओरली सॉल्व करो ऐसे बोल रही हूँ, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आने वाला है, ये 2 यूनिट्स। हाँ, ट्रायल बैलेंस के आगे क्वेश्चंस आते हैं, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, सब्सिडियरी बुक, ये तीनों पे 5-5 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। एंड जो लास्ट यूनिट है इस चैप्टर का, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स,
तो उसके ऊपर 10 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। क्यों? क्योंकि मेन हमारा काम क्या है? एरर्स फाइंड आउट करना। तो उसका वेटेज भी उन्होंने बढ़ाया है, 10 मार्क के लिए रखा है इन सीए फाउंडेशन। सो नाउ ट्रांजैक्शन देखो यहाँ पर दिया हुआ है, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच से आप रूल्स लगा सकते हो जर्नल एंट्री तक पहुंचने के लिए। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच का और एक नाम क्या है? मॉडर्न अप्रोच। ओके, सो मॉडर्न अप्रोच से हमने ऑलरेडी ये किया हुआ है, इक्विटी प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। इक्विटी मतलब ही क्या बताओ? कैपिटल। ओके, ध्रुपद तुम पेन लगाओगे क्या कल जैसे सेकेंड नंबर का नीचे, मतलब अभी लर्न हुआ रहेगा तुम्हें। हाँ, एंड लायबिलिटीज को इन्होंने क्या किया है देखो, इक्विटी प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। ये आपको समझा होगा यहां तक? हाँ, इक्विटी मतलब आपने बताया कैपिटल, करेक्ट, प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट। अभी और है बीच में, हाँ, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज लिए है। लायबिलिटीज के दो टाइप सबको पता है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, या उसको और एक नाम है लॉन्ग टर्म की जगह नॉन करंट एंड शॉर्ट टर्म की जगह करंट। तो यहां पर अगर आप देखते हो तो इक्विटी मतलब कैपिटल, बट लायबिलिटीज सारे नहीं लिए उन्होंने, सिर्फ नॉन करंट लिए हैं। सो नॉन करंट मतलब ही लॉन्ग टर्म इज इक्वल टू एसेट्स, तो दोनों लिए। एसेट्स में भी उन्होंने बाइफरकेशन किया, फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स। कल मैंने फिक्स एसेट का आपको बताया था नया नाम, पीपी, एंड फुल फॉर्म, हाँ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड, वेरी गुड। ये क्यों नाम चेंज किया? क्योंकि अभी ग्लोबली सबको एक साथ होना है ना, इसलिए नामकरण हो रहा है उसका। ओके, यस। सो फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट, तो एसेट तो देखो सारे लिए उन्होंने, बट लायबिलिटीज सारे नहीं लिए। तो करंट लायबिलिटीज किधर गए? वो राइट साइड को आ गए, राइट साइड को आए इसलिए माइनस हो गए। अगर वो लेफ्ट साइड को रहते तो इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज होता ना। सो इक्वेशन, इक्विटी मतलब क्या? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स ना। अभी डिवाइड करो, कल हमने इक्विटी को डिवाइड किया था, याद है? इक्विटी मतलब क्या? कंट्रीब्यूटेड कैपिटल, मतलब जो किसने लाया है? ओनर ने। उसमें क्या क्या एडलेस करना है बताओगे? रिटेन्ड अर्निंग्स ऐड करने हैं, और क्या ऐड करना है? रेवेन्यू मतलब इनकम, लेस क्या करना है? एक्सपेंसेस, और क्या लेस करोगे? डिविडेंड। ठीक है, वेरी गुड। ड्राइंग्स भी लेस करोगे। लायबिलिटीज का बाइफरकेशन बताओ। नॉन करंट प्लस करंट। ओके, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, ये जो वर्डिंग्स है वो मेनली इनकम टैक्स में यूज होते हैं। ओके, सो आप लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म की जगह अकाउंट सब्जेक्ट में क्या वर्डिंग्स यूज करोगे? लॉन्ग टर्म के लिए नॉन करंट, ओके, एंड शॉर्ट टर्म के लिए करंट। लायबिलिटीज का हो गया, एसेट्स का बताओ। फिक्स एसेट्स का और नाम पीपी, एंड ये करंट एसेट्स। वेरी गुड, ठीक है। हाँ, तो इन्होंने क्या किया है? इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। सो कल उन्होंने इक्विटी को एक्सप्लेन किया था,
आज लायबिलिटीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया है, मैं भी नॉन करंट यूज करती हूँ। इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू पीपीई, मतलब उन्होंने फिक्स एसेट्स दिया है नाम, एक्चुअली मॉड्यूल में भी अभी उन्होंने चेंज करना चाहिए ना आइडियली, प्लस करंट एसेट्स, एंड इस साइड को आने की वजह से करंट लायबिलिटीज प्लस होंगे या माइनस, माइनस करंट लायबिलिटीज। इसको अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं, ये पता है, एंड इसी अप्रोच का भी नाम क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, और एक नाम क्या है इसका, मॉडर्न अप्रोच। सो चेक करने के लिए बोला है, LHS का फुल फॉर्म बताओ, लेफ्ट हैंड साइड, ये आपको मैथ्स से पता होगा शायद, हाँ। सो इक्विटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, इसकी टोटल है 7000। कहाँ से आ गया, ये डेटा दिया है क्या, हाँ ये डेटा है, देखो वो एक इंडिविजुअल ने बिजनेस स्टार्ट किया है विथ 50 लाख कंट्रीब्यूशन, तो वो कैपिटल हुआ, हाँ, एंड 10 लाख का लोन लिया है उसने फ्रॉम बैंक, रिपेएबल आफ्टर या 5, हाँ रिपेएबल आफ्टर 5 years, एंड उसने फर्नीचर लिया है कॉस्टिंग ₹10 लाख एंड मर्कंडाइज वर्थ 50 लाख। मर्कंडाइज मतलब स्टॉक, करेक्ट, गुड्स, ओके। सो उसके पास रिसोर्सेस क्या क्या है, पैसे कहाँ कहाँ से आए, सोर्सेस बताओ। 50 लाख खुद का कैपिटल है क्या, 10 लाख लोन है, यहाँ से पैसे आ रहे हैं, एंड खर्चे क्या क्या हुए, एसेट्स लेने पड़ेंगे ना उसको, बिजनेस स्टार्ट करना है तो फर्नीचर लिया उसने 10 लाख का, मर्कंडाइज मतलब गुड स्टॉक 50 लाख, हाँ, एंड for purchasing the merchandise he paid 40 lakh to the suppliers and agreed to pay balance after 3 months. Okay, so actually 50 lakh के goods purchase किए हैं, but supplier को payment 40 lakh का ही किया, so 10 lakh का balance है, वो कब पे कर रहा है, वो after 3 months. So 10 lakh का क्या create हुआ, liability ना, उसको आप creditors बोलते हो ना। क्रेडिटर्स बोलने के बाद आपके सामने क्या आता है, क्रेडिटर नाम का आदमी, हाँ सप्लायर, जिससे आपने गुड्स परचेस किए हैं, ओके। सो क्रेडिटर्स जब हम बोलते हैं तब उससे गुड्स परचेस किए हैं, ये दिमाग में आता है ना। एसेट परचेस किया है उससे ऐसे आता है नहीं, बट फिर मैंने फर्नीचर परचेस किया मतलब एसेट, एंड उसका पेमेंट बाकी है, हाँ। डेटर कैसे आ गया, डेटर मतलब कस्टमर हमारा जिससे रिसीवेबल है, उसको भी क्रेडिटर ही बोलोगे क्या, सप्लायर का नाम, हाँ। सो उस केस में क्रेडिटर्स फॉर गुड्स एंड क्रेडिटर्स फॉर एसेट्स, ओके, ऐसे अलग से आपको बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा, उससे क्या होगा समझ में आ जाएगा ना। सिर्फ क्रेडिटर्स बोला तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि इससे गुड्स परचेस किया है, बट आपने गुड्स नहीं फर्नीचर परचेस किया है उससे, एसेट, एंड उसका पेमेंट बाकी है, एंड हमने उसको क्रेडिटर्स फॉर एसेट लिखा तो ही समझेगा ना, ओके। ये ग्रुप का नाम होगा एंड उसके अंडर वो सप्लायर्स होंगे जिनको जिनको अमाउंट पेएबल है, जो तुम बता रहे थे सप्लायर्स के नाम, ओके। सो उसको भी क्रेडिटर्स ही बोलना पड़ेगा। सो ये डेटा जो है यहाँ से उन्होंने वो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाया है। सो ₹1000 लेते हैं ना वो हमेशा, 50 लाख का कैपिटल था तो उन्होंने 5000 लिया, इक्विटी बोल रहे हैं वो उसको, कैपिटल को। फिर लोन लिया था ना बैंक से 10 लाख, तो यहाँ पर 1000,
10 एंड लैक्स, लैक्स के लिए 5 जीरोज होते हैं एंड 10 का एक जीरो, ऐसे 6 जीरो, 6 जीरोज आ गए ना, तो 3 सामने लिखे और 3 कॉमन में ऊपर लिख दिए। ओके, करंट लायबिलिटीज में वो क्रेडिटर्स आ गए ना 10 लाख के, 50 लाख के हमने गुड्स परचेस किए थे, सप्लायर को पेमेंट कितना किया था 40 लाख का, तो बैलेंस था 10 लाख, तो वो क्रेडिटर्स हो गए 10 लाख, 6 जीरोज है देखो, तो 3 कॉमन जो है वो ऊपर है रुपीज इन 1000 में एंड 3 1 के सामने लिख दिए। तो ऐसे करके आपके LHS साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड, बैलेंस शीट की लेफ्ट हैंड साइड, लायबिलिटीज साइड बोलते हैं ना उसको, वो हो गई 7000। ओके, अभी RHS राइट हैंड साइड में सारे एसेट्स हैं। ओके, फिक्स एसेट फर्नीचर 10 लाख का लिया था, फिर इन्वेंट्री, गुड्स तो 50 लाख के आ गए ना, भले ही आपने पेमेंट 40 लाख का किया है सप्लायर को, 10 लाख क्या डिस्काउंट मिला है, इतना कौन देगा, 10 लाख का क्या है डिस्काउंट नहीं है, 10 लाख इज पेएबल ना आफ्टर 3 मंथ्स, करेक्ट। तो इन्वेंट्री एंड बैंक का बैलेंस मुझे बताओ, ये 5000 कैपिटल का, 5000 नहीं है, रुपीज इन लाख है पता है मुझे, बट वो 3 जीरोस कॉमन है ना, तो 5000 का कैपिटल, 1000 का लोन, ऐसे इनकम सोर्सेस थे। फिर हमने फर्नीचर के लिए पे किया था ना, हाँ मतलब यहाँ पर 1000 लिखती हूँ, 10 लाख, एंड जो स्टॉक के लिए पेमेंट किया था, पेमेंट 40 लाख का ही किया था ना, मतलब 4000, यही आया ना, सो 1000 मतलब एक्चुअली 10 लाख की कैश बची हुई है, 5000 का कैपिटल, 1000 का लोन, फर्नीचर के लिए पूरा पेमेंट किया था हमने, 10 लाख का फर्नीचर लिया, 10 लाख का पूरा पेमेंट कर दिया था। सिर्फ लायबिलिटी किधर है, गुड्स खरीदते वक्त हमने गुड्स लिए 50 लाख के, बट पेमेंट सिर्फ 40 लाख का किया था, सो पेमेंट में 40 लाख एंड कैश बची 1000, तो LHS एंड RHS टैली हो गया 7000 7000। सो LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड। कौन सा, ये कैपिटल आया फर्स्ट, क्या नहीं, ये RHS है राइट हैंड साइड, एसेट साइड, एसेट्स के अंडर फर्नीचर आता है फिक्स एसेट में, उसके बाद करंट एसेट में इन्वेंट्री मतलब ही स्टॉक, वो मर्केंडाइज, रिमेनिंग कैश बैलेंस है ना, वो हमारे पास पैसे कितने आए रहे बिजनेस में, ये बैंक का बैलेंस है ना, कैश का बैलेंस, बिजनेस में तुमने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 50 लाख, बैंक का बैलेंस, लोन भी लिया बैंक से 10 लाख का, तो ये कैश बैलेंस है। पेमेंट किया ना तो कैश कम नहीं कहूंगी, मैंने अभी तुम्हें 60 लाख दिए, 50 लाख कैपिटल, 10 लाख का लोन, तो 60 लाख है तुम्हारे पास, बट तुम्हें फर्नीचर परचेस किया, गिफ्ट थोड़ी दिया, फर्नीचर वालों को पेमेंट करना है तुम्हें, तो 60 लाख में से 10 लाख गए एंड 40 लाख का पेमेंट किया सप्लायर को, तो 50 लाख गए ना, 60 लाख में से 50 लाख के खर्चे हो गए ना, सो बैंक का बैलेंस कितना है अभी 10 लाख, वो एसेट है तुम्हारा। वो क्रेडिटर, वो लायबिलिटीज साइड को आ गया करंट लायबिलिटीज में ये। सो जो मर्केंडाइज खरीदा हमने, $50 लाख का, उसमें से जो पेमेंट किया वो आपने लेस किया ना 40 लाख फ्रॉम बैंक बैलेंस, एंड जो लायबिलिटी है वो करंट लायबिलिटी के अंडर दिखाई 10 लाख। तो ये जो स्टॉक है जिसको ही इन्वेंट्री भी बोला जाता है, तो इसको डेबिट बैलेंस दिया ना एसेट साइड, हाँ,
सो इक्वेशन टैली हुआ ना, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी, एंड ये भी इधर ही आएगा क्योंकि ये कम हो गया है। ओके, ये एसेट बढ़ गया स्टॉक, एंड ये बैंक का बैलेंस कम हो गया। सो 50 लाख माइनस 10 लाख करोगे तो एक्चुअली एसेट 10 लाख का ही है ना। स्टॉक बढ़ गया, एक एसेट बढ़ गया, बट दूसरा बैंक का बैलेंस कम हुआ ना 40 लाख से। 50 लाख के गुड्स आए, 40 लाख का बैंक बैलेंस गया, मतलब नेट एसेट कितना बढ़ गया आपका, 10 लाख से ही। टोटल एसेट्स के बारे में सोचो, 10 लाख का ही ना एसेट बढ़ गया, एंड उतनी लायबिलिटी भी बढ़ गई। ओके, सबसे गंदी चीज बताऊं क्या मैं, जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना एज अ इन्वेस्टमेंट, ओके, उसकी वजह तो बिल्डिंग इतने बढ़ रहे हैं पुणे में। ओके, ये खुद रह रहा है, हाँ, खुद के घर में, हाँ, एक बाणेर में प्रॉपर्टी है मेरी, एक उधर प्रॉपर्टी है मेरी। ओके, खरीद रहे हैं, क्यों? इन्वेस्टमेंट पर्पज, हाँ, इनका पर्पज देखो क्या है, इन्वेस्टमेंट, हाँ, एंड वो खरीदी कितने में, 2 करोड़ में, एंड फिर पैसे कहाँ से आए, लोन लिया है। सो एट द सेम टाइम यू आर इंक्रीजिंग योर लायबिलिटी ऑल्सो ना। 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है आपकी, बाणेर में दिख रही है, पॉश 3 BHK 2 BHK, बट इधर EMI जा रहा है ना, और उस EMI का टेंशन। सैलरी है आपकी 1-1.5 लाख महीना, 1 लाख आप कमा रहे हो, EMI मतलब इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, जो बैंक को लोन के लिए पे करना है, वो है 80,000। सो मैंने 1 लाख सैलरी आ गई, 80,000 EMI गया, मेरे हाथ में 20,000 खर्चे करने के लिए। तो फिर हुआ क्या, एंड देन जब लोन पूरा रीपे हो जाएगा आपका, तो 2 करोड़ की आपकी वहां पर प्रॉपर्टी है, एंड इतने सारे स्कीम्स है। आप अभी देखते हो, अभी मुंबई भी आ चुकी है। मुंबई पता है ना आपको, मुंबई एंड पुणे का मिक्सचर। आप जब मुंबई जाते हो तो प्लांट, झाड़, ट्री दिखता ही नहीं है, सब पूरा बिल्डिंग का ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो इतने ऑप्शंस है। अभी आप इन्वेस्टमेंट के लिए वो प्रॉपर्टी खरीदी, इसका मतलब क्या, आप खुद वहां पे रहने के लिए नहीं जाने वाले हो। मतलब आइदर आपको रेंटल इनकम एक्सपेक्टेड है, इन्वेस्टमेंट के लिए किया मतलब, नहीं तो 20 साल ऐसे ही रखोगे, 10 साल ऐसे ही रखोगे एंड सेल करोगे, एंड देन इनकम मिलेगा। अभी 2 करोड़ तो आपने डाल दिए, 10 साल के बाद इतने ऑप्शंस है कस्टमर के पास कि वो आपका ही फ्लैट क्यों खरीदेगा। तो वो कस्टमर मिलने के लिए ब्रोकर लगाओ, फिर ब्रोकर पैसा मांगता है, ब्रोकरेज, फिर क्या इन्वेस्टमेंट की, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है। यही आप सोचो, एक दिमाग लगाओ कि आपका महीने का खर्चा 20,000 ही है, आपकी सैलरी है 1 लाख मंथली, हाँ, एंड वो जो 80,000 आप EMI दे रहे थे, इंस्टेड ऑफ दैट मैंने 80,000 म्यूचुअल फंड्स में डाल दिए, तो मंथली शेयर्स, म्यूचुअल फंड, शेयर्स थोड़ा रिस्की है, तो म्यूचुअल फंड्स में मैंने 80,000 मंथली डाल दिए, एंड मुझे सेल करना है, तो मैम म्यूचुअल फंड सेल के लिए कस्टमर ही नहीं मिल रहा, ऐसे होगा क्या बताओ। गोल्ड में इन्वेस्ट किया, FD में इन्वेस्ट किया, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया आपने, तो आपको जब सेल करना है, जब आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, आप आपके इन्वेस्टमेंट सेल करो। मैं गोल्ड सेल करने के लिए गई मैम, लेकिन कस्टमर ही नहीं मिल रहा था मुझे, ऐसे होगा क्या बताओ। म्यूचुअल फंड सेल करने के लिए गया मैं, कस्टमर ही नहीं मिल रहा था। ये कहाँ पर होने वाला है, फ्लैट के केस में ये होने वाला है कि 2 करोड़ इन्वेस्ट करके रखे, 15 साल हो गए, अभी कस्टमर ही नहीं मिल रहा है। फिर आपने वो इन्वेस्टमेंट के लिए रखा था, इन्वेस्टमेंट सेल होगा तो ही आपको गेन होगा, वो भी 2 करोड़ के ऊपर प्राइस मिली तो ही। सो ये मुझे समझता ही नहीं है, लोग करते हैं ऐसे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज होते हैं लोगों के, अरे क्यों करना है। आजकल लोग इतना नहीं रहना है किसी को। अभी देखो धीरे धीरे ऑनलाइन हो रहा है। मेरा एक स्टूडेंट है जो CA हो चुका है, जो नांदेड़ में घर पे है, ओके, एंड वो काम कहाँ पर करता है, EY में।
EY इज अ बिग फोर, पता होगा आपको, जो 4 बड़े फर्म्स है सीए फर्म ग्लोबली, उसमें से एक EY करके है, E&Y। ओके, तो उसको EY के ऑफिस में वो लाइफ में एक ही बार गया इंटरव्यू देने के लिए, और उसको बताया गया कि तुम्हारा परमानेंट वर्क फ्रॉम होम है। वो नांदेड़ पे बैठा है, वो पैकेज आता है उसको मंथली, सो घर क्यों चाहिए पुणे में? सो 10-15 साल के बाद सोचो, एक्चुअली वो इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हो वो सेल होने वाली है क्या? उसके लिए कस्टमर ढूंढना पड़ता है। ऐसी वाली इन्वेस्टमेंट करो ही मत ना जिसके लिए कस्टमर ढूंढना पड़ेगा। एंड ये लोगों के नजरों में भी आता है ना, अरे इसके 10 प्रॉपर्टीज है, आपके पीछे कितने म्यूचुअल फंड है किसको पता ना। करेक्ट। हाँ वो भी है, बट आगे रिक्वायरमेंट हो तो ही ना। अभी हिंजवड़ी केस में क्या हुआ, हिंजवड़ी इज IT पार्क। ओके, तो कोविड के टाइम समझ में आ गया लोगों को कि घर से भी काम हो रहा है अपने अपने घर से, तो वो पूरा जो हिंजवड़ी था ना IT पार्क, लोगों ने लीज पे, रेंट, लीज मतलब लॉन्ग टर्म रेंट पे अगर लिया है तो ये जो बड़े बड़े IT कंपनीज आप सुनते हो, इन्फोसिस वगैरह, TCS और भी बहुत IT कंपनीज है, तो उन्होंने लीज पे जो बिल्डिंग ली है ना, तो उन्होंने छोड़ दिया लीज, क्योंकि बिल्डिंग की जरूरत ही नहीं है, हमारे एम्प्लॉयज घर पे बैठ के ही काम कर रहे हैं। तो एक जिनसे लीज पे मतलब रेंट पे लिया था, तो एग्रीमेंट बंद कर दिया उन्होंने। दूसरा प्रॉब्लम हुआ, जो केटरिंग सर्विस वाले थे उनका प्रॉब्लम हुआ, एम्प्लॉयज आ ही नहीं रहे ऑफिस को, तो कैंटीन सर्विस नहीं चाहिए, तो छोड़ दिया IT कंपनी ने केटरिंग वालों को, उनका बिजनेस ये हो गया, घर से ही कर रहे हैं वो काम, तो केटरिंग कैंटीन लग ही नहीं रहा है। तो ऐसे आप जो लैंड में इन्वेस्ट करोगे, आगे जाके उस किस एरिया में आप लैंड ले रहे हो, एंड अगेन वो लैंड सेल होनी चाहिए ना, फिर से वो सेल ही नहीं हुई तो कस्टमर ढूंढना पड़ता है। रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो कस्टमर ढूंढना पड़ता है, बाकी इन्वेस्टमेंट में कस्टमर नहीं ढूंढना पड़ता। मैं गोल्ड के लिए कस्टमर ढूंढ रही हूँ, गोल्ड सेल करने के लिए। ओके, तो वो मतलब मुझे बोलना है कि आपने बहुत पैसे कमाए, कि मैम आपने जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बताए थे वो सारे हो गए, मेरे म्यूचुअल फंड्स भी है, RD है, FD है, गोल्ड में बहुत कुछ है, यहाँ वहाँ सब है इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे बिजनेसेस में एज अ पार्टनर मैंने इन्वेस्टमेंट डाल के रखा है। ओके, फिर भी पैसे बचे हैं इसलिए मैंने अभी लैंड ले ली, तो वो लास्ट ऑप्शन में रखो ना। ओके, रियल इस्टेट का इन्वेस्टमेंट, आपके पास बहुत पैसा हो चुका है, तो किसी बिजनेस को, जो स्टार्टअप वगैरह है, उनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो उनके साथ पार्टनरशिप करो। सो पार्टनरशिप मतलब आपको जाके काम नहीं करना है वहां पर, उनको सिर्फ कैपिटल की रिक्वायरमेंट है ना, उनको सिर्फ आप पैसा दो एंड उनके प्रॉफिट का शेयर लो ना आप सिर्फ। ये क्या करते हैं शार्क टैंक में, क्या करते हैं आमन गुप्ता, क्या इतने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की है शार्क्स ने, तो हर रोज जाके बैठते नहीं है वो, उनके खुद के भी बिजनेस है ना, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करो ना। एंड दूसरी चीज, वो कार एंड 2 व्हीलर्स में क्या जो इन्वेस्टमेंट, बड़ी बड़ी कार, अरे चलानी किधर है, ये इसी रोड्स पे चलानी है, पुणे के रोड्स पे। ओके, जिससे 2 व्हीलर भी गई तो भी बहुत हुआ, तो क्या वो BMW जैगवार लेने में इंटरेस्ट, MG लेनी है, एंड कार डेप्रिसिएटिंग एसेट है, इट्स नॉट गोइंग टू इंक्रीज। आपने 20 लाख की कार ले ली तो 5 साल के बाद क्या वैल्यू है इसकी, स्क्रैप में सेल करना पड़ेगा। यही 20 लाख मैंने डाल दिए म्यूचुअल फंड्स में। ओके, एंड इंस्टेड ऑफ कार मैं ये यूज करूंगी ना, समझा ना आपको, ओला उबेर। ओके, क्या स्टेटस मेंटेन करना है, आप ओला से गए, नो पार्किंग इश्यूज, ओला बुक की, ओला से गए मीटिंग के लिए आपके क्लाइंट के इधर, आप ओला उबेर से आए हो इसलिए वो क्लाइंट रिजेक्ट नहीं करने वाला है कि मेरा सीए मर्सिडीज या BMW या जैगवार से ही आया ना, तो ही मैं इसको एज अ सीए अपॉइंट करूंगा।
इससे कुछ नहीं होता। आप मेट्रो और लोकल से भी, मुंबई के बड़े बड़े सीईओज लोकल से ट्रैवल करते हैं। ओके, सो ये डेप्रिसिएटिंग एसेट में इन्वेस्ट करना कितना रिक्वायर्ड है। आप जैगवार खरीद सकते हो और BMG और कुछ जो भी है, BMW, ये वो चलानी किधर है? इसी ट्रैफिक में 10 के स्पीड से ही। वेदांत अग्रवाल केस नहीं करनी है हमें। ओके, पोर्श लिया और उड़ा दिया, तो पोर्श लेके उड़ा, आप जो उसका जो स्पीड था वो स्पीड से चलाने के लिए रोड्स है क्या? आप यूरोप में रहते हो क्या? यूरोप में ऐसे रोड्स है कि दूर दूर तक आदमी ही नहीं रहते। यूरोप में लोक संख्या ही नहीं है ना, क्योंकि तो दूर दूर तक आदमी ही नहीं दिखता, तो हम और रोड, तो उस उधर आपके पास पोर्श है और आप 250 के स्पीड से चला रहे हो तो चलेगा, बट वहां पे CCTV होते हैं। आपका स्पीड भी बढ़ गया तो भी लेटर आता है, उधर डायरेक्टली लाइसेंस ही जाता है यूरोप में। पहले तो ऐसे लाइसेंस देते ही नहीं है, एंड भ्रष्टाचार नहीं है इतना। सो मेरा बताने का पर्पस ये था कि इन्वेस्टमेंट्स करते वक्त समझ के करो कि इन्वेस्टमेंट मतलब क्या। आइदर आप रेंटल इनकम या इंटरेस्ट इनकम या डिविडेंड इनकम ये कमाओगे जो एनुअली मिलेगा या मंथली मिलेगा, ये नहीं तो वैल्यू में एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर रहे हो ना। जैसे शेयर में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो? बेसिक चीज, आज 10 रुपए का शेयर कल 200 में सेल हो रहा है तो ही मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। आज 10 रुपए का गोल्ड 100 का हो गया तो ही मुझे प्रॉफिट होगा। मतलब उसको बोलते हैं एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अभी कितने लोगों ने मुझे बताया कि मैम ये रेंट पे क्यों है आपका? 7 साल हो गए, फिर आपने प्रॉपर्टी क्यों नहीं दी? इसको मैंने खरीद लिया तो करोड़ों में प्राइस है इसकी, मतलब लोन लगेगा, लायबिलिटी क्रिएट हुई। एंड बाद में मेरा एज 50-60 होने के बाद मैं अभी रिटायर हो गई, करूं क्या इसका मैं? ओके, एंड उस एज तक पूरा एजुकेशन सिस्टम ही ऑनलाइन हो गया, तो इस क्लासरूम की जरूरत ही नहीं है। 10, 15, 20 साल के बाद सोचो ना। अभी यहाँ पर मैं देख रही हूँ इक्वल चल रहा है। इक्वल क्या? आप कम हो, 5 यहाँ पर ज्यादा है ऑनलाइन। अभी 20 साल के बाद सोचो कितने स्टूडेंट्स क्लासरूम में आने वाले हैं। सो इट्स नॉट लॉजिकल टू परचेस द एसेट। ये रोज मैं यूज कर रही हूँ। सो लोगों को क्या लगता है कि तुम रेंट क्यों पे कर रही हो, तुम खुद की प्रॉपर्टी क्यों नहीं बना रहे हो? सब रेंटेड है मेरा, क्योंकि कुछ एसेट क्रिएट करके नहीं रखना है मुझे। क्योंकि क्रिएट करके क्या होगा? करोड़ हो जाएंगे अभी, एंड देन बाद में क्या करूं? ये इस बिल्डिंग की वैल्यू क्यों है पता है आपको? क्यों है इस बिल्डिंग की वैल्यू? बिकॉज ऑफ क्लासेस। सारे क्लासेस ऑनलाइन गए तो इस बिल्डिंग में मुझे कोई बायर मिलेगा ही नहीं ना ये प्रॉपर्टी बाय करने के लिए, तो मैं सेल नहीं कर पा रही हूँ, मतलब ये करोड़ हो गए। तो आगे 20 साल में क्या होगा उस लैंड पे, ये सोच के उस लैंड पे इन्वेस्ट करो। ओके, आप आजू बाजू में जाके देखो, आपको इतने बोर्ड दिखेंगे, दिस फ्लैट इज फॉर सेल, दिस फ्लैट इज ऑन रेंट। ओके, कार सेल करने के लिए कितने लोग हैं? ओके, आई थिंक कुछ तो ऐप भी है जिसके ऊपर आप कार सेल कर सकते हो। मतलब इतने कार लेके रखे, एवरी ईयर कार लेते हैं ना ये बड़े लोग, दिस ईयर MG, नेक्स्ट ईयर BMW, नेक्स्ट ईयर जैगवार, ऐसे लेते रहते हैं। फिर एक शोरूम बनता है घर पे ही, एंड देन उसका सेल करते हैं एज अ स्क्रैप। मतलब क्या किया? एंड जब आप BMW चलाते हो ना रोड से, तो आपको टेंशन बढ़ता है। ओके, अभी एक्टिवा चलाते वक्त आपका ये मिरर टूट गया तो भी कितना खर्चा आता है? ज्यादा नहीं आता एक्टिवा का मिरर चेंज करने के लिए। BMW का एक पार्ट चेंज करने के लिए फिर उसका टेंशन, मतलब आनंद ही नहीं ले रहे हो आप। जितने आपके पास लग्जरियस होगा उतना टेंशन बढ़ने वाला है, कुछ भी नहीं होता है। अगर रोड अच्छे हैं, आप यूरोप में रहते हो, तो सच में आप MG BMW खरीदो, बट रोड अगर आप पुणे में ही रहने वाले हो और इसी रोड से ही आपकी BMW चलानी है,
तो एक्टिवा से 10 मिनट में घर पहुंच जाओगे ना। मतलब BMW सबको दिखाते घर जाने तक 1 घंटा लगता है, क्योंकि सारे 2 व्हीलर्स वाले आगे जाएंगे और उसमें हम जगह करते करते अरे मेरे मिरर को कोई किसी का ये नहीं लगना चाहिए, ऐसे करते करते हम स्लो जाने वाले हैं। तो सबको दिखाते 1 घंटा लगेगा घर पहुंचने के लिए। सो कुछ भी यूज नहीं है। सो ये सब बकवास है, लग्जरियस कार्स एंड प्रॉपर्टीज खरीदना। सो बेस्ट ऑप्शंस एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको भी अभी आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ये पूछना स्टार्ट करेंगे कि हम इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करें, तो आप ट्राई करो ये समझाने के लिए। और एक भी चीज बताती हूँ, वो इंश्योरेंस नाम की चीज, ओके, ये मुझे अगर किसी ने पहले बताई रहती ना तो बहुत अच्छा होता। लाइफ इंश्योरेंस एंड मेडिकल इंश्योरेंस, आप क्या करते रहते हो, प्रीमियम पे करते रहते हो हाँ, एंड अनफॉर्चुनेटली किसी पे नौबत आ गई, एक्सीडेंट हो गया या बहुत बड़ा कैंसर वगैरह जैसे आपको बीमारी हो गई एंड आप हॉस्पिटल में गए एंड आप जो प्रीमियम पे कर रहे हो फॉर योर इंश्योरेंस, जब उनकी मदद चाहिए तभी वो बोलते हैं अरे आपको जो बीमारी हुई है ना वो इस टर्म्स कंडीशन में कवर ही नहीं है, आपको जो बीमारी है वो, तो आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। मतलब क्या हुआ, इतने साल एवरी ईयर आप जो प्रीमियम पे कर रहे थे उसका फायदा हुआ क्या? नहीं। आप क्यों इंश्योरेंस लेते हो कि अगर आगे जाके बहुत बड़ा कुछ मुझे मेडिकल रिक्वायरमेंट आ गई लाखों करोड़ों की, तो मैंने इंश्योरेंस निकाल के रखा है, मुझे इंश्योरेंस की अमाउंट मिल जाएगी। 1 करोड़ की पॉलिसी, 20 लाख की पॉलिसी, ऐसे अमाउंट्स होते हैं वो। एंड टर्म्स कंडीशन में हम बैठते ही नहीं है, क्योंकि विदाउट रीडिंग दैट टर्म्स कंडीशन हमने साइन की रहती है इंश्योरेंस के पेपर्स पे, क्योंकि वो 20 पेजेस का टर्म कंडीशन छोटे छोटे इसमें रहता है कि हम पढ़ते नहीं है। सो इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आपने आरडी बनाई, रिकरिंग डिपॉजिट, कि मैं 10,000 मंथली एज अ प्रीमियम समझ के रख देता हूं अकाउंट में, एंड कुछ तो हेल्थ इश्यूज आ गए, घर पे मेडिकल रिक्वायरमेंट आ गई बड़ी, तो आप क्या करोगे, इस आरडी को सेल करोगे। 20 लाख की रिक्वायरमेंट है, मेडिकल रिक्वायरमेंट, आप 10,000 आरडी में डाल रहे हो मंथली, तो आपको किसी को समझाने को जाना है क्या इंश्योरेंस कंपनी के पास? किसी को नहीं जाना है। बैंक में जाओ, बैंक में भी जाना नहीं पड़ेगा, आजकल तो ऐप थ्रू हो जाता है। जो अगर प्राइवेट बैंक्स अगर है, HDFC, ICICI जैसे, आरडी को सेल कर दो, 20 लाख आ गए, हॉस्पिटल को पे कर दो। सो इट्स लाइक अ प्रीमियम ही ट्रीट करो ना, कि ये मंथली 10,000 मुझे नहीं यूज करने हैं। आपकी जो भी सैलरी आएगी उसमें से 10,000, 15,000 जो भी अमाउंट है वो एज अ प्रीमियम बाहर ही रख दो ना। प्रीमियम पे करते ही है लोग, और फायदा क्या होता है, जब जरूरत है तब मिलता ही नहीं इंश्योरेंस कंपनी से। तो ये किसी को एक्सप्लेन ही नहीं करना है, मेरे 20 लाख रेडी है, अगर कुछ मेडिकल रिक्वायरमेंट आ गई तो अपने हाथ में है ना आपके, एंड नहीं आ गई तो क्या 20 लाख उड़ाओ फिर फॉरेन ट्रिप्स। सो इंश्योरेंस कंपनी, अभी आपके ही घर में अगर LIC एजेंट अगर आपके पेरेंट्स है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सेल करना पड़ेगा फिर। ओके, LIC एजेंट का पता है क्या है, कि अगर आप LIC एजेंट हो ना तो लाइफ में आप एक स्टोन, दगड़ भी सेल कर सकते हो, क्योंकि इतनी मार्केटिंग वो कर सकते हैं कि LIC एजेंट है मतलब वो लाइफ में कुछ भी सेल कर सकता है। एक स्क्रैप हुआ, ये अगर कैलकुलेटर नहीं चल रहा है ना, स्क्रैप है, इसको भी वो सेल करके दिखाता। तो अभी रिलेटिव्स में वगैरह इंश्योरेंस के एजेंट है तो आप कुछ नहीं बोल सकते, बट ये हकीकत आप सबको पता है कि इंश्योरेंस कंपनी प्रॉब्लम करती है जब एक्चुअली हमें जरूरत होती है हॉस्पिटल में, तब तो खुद ही कमाया इन्वेस्ट करके रखो ना बाजू में। एंड ये सब आपने पहले इन्वेस्ट करके रखा है कि हेल्थ की रिक्वायरमेंट के टाइम मेरे पास पैसे है,
फिर आप उड़ाओ उस BMW और जैगवार में। पैसे हाथ में आते ही मैम आईफोन लेना है, मैम ये लेना है। अरे क्या करोगे उस आईफोन का? फिर दिखता है अरे हाथ में तो आईफोन है और हॉस्पिटल में बीमार है घर के और पैसे मांग रहा है मेरे पास। तो इसको अक्ल नहीं थी क्या? आईफोन पे क्यों उड़ाया फिर इसने? घूमता तो BMW से है और अभी मेडिकल के लिए पैसे नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या हुआ? उसके पास पैसा था बट उसने वो उड़ाया, उसने वो मेडिकल रिक्वायरमेंट के लिए नहीं रखा। सो इसका सब नॉलेज पहले आपको होना चाहिए एंड देन आप दूसरे का ये पैसा मैनेज कर सकते हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल वही होता है, पैसे मैनेज करना। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को फाइनेंशियल डॉक्टर्स भी बोलते हैं। सो हम बीमार हो गए तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। आपके क्लाइंट का बिजनेस बीमार है, बिजनेस बीमार है तो वो हमारे पास आते हैं। सो वी आर डॉक्टर्स ओनली बट फाइनेंशियल। सो आप किसी दूसरे की हार्ड अर्न मनी का मैनेजमेंट कर रहे हो। हाँ, तो अगर आप गलत कुछ बताओगे, हाँ इस शेयर्स में डाल दो, है ना, 10 लाख तुम्हारे पास, डाल दो इस शेयर्स में, बिना कुछ स्टडी किए, और वो कंपनी डूब गई तो वो पहले आपके पास आएगा, मेरे 10 लाख अभी तुम दो, तुमने बताया था ना इस कंपनी में डालने के लिए। मतलब वो आपके ऊपर विश्वास रख के डाल रहा है कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसने उस कंपनी का स्टडी किया है इसलिए ये बोल रहा है। सो कुछ बताते वक्त, गाइड करते वक्त आपको बहुत केयरफुली गाइड करना है, क्योंकि दूसरे का पैसा आप मैनेज कर रहे हो, उसने कमाया हुआ। कमाने के लिए कितना टाइम लगता है पता है आपको? उड़ाने के लिए 1 सेकंड काफी है। सो इक्वेशन समझ में आ गया होगा ना आपको? और एक एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, let us suppose that at the end of the period inventory valuing 2500 is in hand। at the end मतलब closing, inventory मतलब stock, तो ये क्या हुआ? closing stock। at the end कैश है 2000, ट्रेड पेएबल से 500, ट्रेड पेएबल्स मतलब क्रेडिटर्स। ये नाम पता है आपको या फर्स्ट टाइम सुना? ट्रेड पेएबल, ओके, इसने भी सुना है कुछ तो, कॉमर्स वालों ने भी फर्स्ट टाइम सुना कुछ तो। सो ट्रेड पेएबल्स मतलब क्रेडिटर्स प्लस, ये लिख सकते हो आप, पता नहीं है तो बिल्स पेएबल, या याद रखो, बट परमानेंट याद रखना पड़ेगा, आपने लिखा नहीं तो। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स का आप बताओ क्या होगा? करेक्ट, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। ठीक है? सो ये अभी बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। एंड अगर उस कंपनी में बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल नहीं है, जीरो है, तो ट्रेड पेएबल्स मतलब ही क्रेडिटर्स एंड ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब ही डेटर्स, ये जीरो है तो। सो बहुत बार वो ये वर्ड्स यूज करते हैं, ट्रेड पेएबल्स एंड ट्रेड रिसीवेबल्स। फिर बैंक लोन है इनके पास, इंटरेस्ट वॉज प्रॉपरली पेड, तो इंटरेस्ट की लायबिलिटी कुछ नहीं है। फर्नीचर 800 का है, 200 इज टेकन एज लॉस ऑफ वैल्यू ड्यू टू यूज। सो फर्नीचर 800 का, एक एक बताओ। क्लोजिंग स्टॉक एसेट में जाएगा ना, इन्वेंट्री 2500, कैश 2000 का है, वो भी करंट एसेट्स के अंडर कौन कौन गया? क्लोजिंग स्टॉक है, कैश। ट्रेड पेएबल्स लायबिलिटी कितने के थे? करंट लायबिलिटी है ना वो 500, करंट लायबिलिटी के ग्रुप के अंडर आएगा ना ये ट्रेड पेएबल्स। एंड बैंक लोन को उन्होंने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ट्रीट किया है 1000 एंड फर्नीचर 800। ठीक है? सो ये सारे एसेट्स की टोटल की उन्होंने 800 फर्नीचर, इन्वेंट्री 2500, कैश 2000, सो टोटल 5300 आ रहा है। ठीक है? माइनस ये लायबिलिटीज की है 1500 के, तो ये जो आया उसको क्या बोलोगे? इक्विटी। ओके, क्योंकि इक्विटी
प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स करें। सो मैंने अगर एसेट्स से लायबिलिटीज माइनस किया, सो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज क्या होगा? इक्विटी, कैपिटल। करेक्ट। तो उन्होंने ऐसे कैपिटल फाइंड आउट किया। आपको जो डेटा दिया गया था उस डेटा में सिर्फ एसेट्स लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन थी, इक्विटी मतलब ही कैपिटल के बारे में कुछ नहीं दिया था। तो आपने कैसे फाइंड आउट किया? एसेट्स एंड लायबिलिटीज का डेटा है तो क्या करना पड़ेगा आपको? कैपिटल निकालने के लिए एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, मतलब हमने उसी अकाउंटिंग इक्वेशन को यूज करके इक्विटी निकाली, कैपिटल निकाला, सिर्फ रीअरेंज किया ना उसको। रीअरेंज क्या किया? लायबिलिटीज जो लेफ्ट हैंड साइड को था उसको आप राइट हैंड साइड लेके गए, एंड साइड चेंज हुई तो साइन चेंज हो जाती है ना, इधर प्लस है तो साइड चेंज होने के बाद वो माइनस हो जाता है। ठीक है, ये एट द एंड का था इसलिए A1 L1 ऐसे नंबरिंग किया, एंड जो बिगिनिंग में है उसको L0 A0। सो इलस्ट्रेशन 2 कल करते हैं। ओके, E0 मतलब क्या वो सिर्फ याद रखो। E0 मतलब बिगिनिंग का इक्विटी, स्टार्टिंग का। A0 L0 स्टार्टिंग का, बिगिनिंग का एसेट लायबिलिटी, एंड ये एंड ऑफ द ईयर का। A1 इज एंड ऑफ द ईयर का एसेट, L1 इज एंड ऑफ द ईयर का लायबिलिटी, इक्विटी इज एंड ऑफ द ईयर का इक्विटी, दैट इज कैपिटल। इक्विटी मतलब ही कैपिटल, ये समझा होगा आपको। ठीक है, इलस्ट्रेशन 2 करते हैं कल, इसके ऊपर ही है वो, E0 E1 के ऊपर। ओके, ओके, कल मैंने ग्रुप पे ये डाला था क्या फॉर्म CAD एक्टिविटीज का? नहीं डाला? ऑनलाइन स्टूडेंट सारे हैं क्या ग्रुप में? अदिति, आर्मी गर्ल कौन है? देवराज पता है, समृद्धि पता है, और सादिया मनियार। हाँ, आर्मी गर्ल तुम्हारा एक्चुअल नाम बताओ क्या है? नहीं तो आर्मी गर्ल ही बोलना पड़ेगा हाँ हमें क्लास में। किसी की फ्रेंड है क्या वो, आपको पता है नाम? उसने लेफ्ट कर दिया डायरेक्टली। डालती हूँ ग्रुप पे वो फॉर्म।